चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम पिछले क्लास में पढ़ाए थे। कुछ चीजें फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिए दोबारा। 1909 का अधिनियम। देखिए 1909 का जो अधिनियम है, इसके लिए कुछ चीजें आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसका टाइम पीरियड देखिए। अब 1909 है, 1909 का अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो एक टाइम पीरियड देखिए कि टाइम पीरियड क्या है। सबसे पहले अगर इतिहास को थोड़ा सा समझते हुए, तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे भारत में मैंने बताया था कि भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, भारत में जो राष्ट्रवाद है, अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें तो अब केवल जो एक राष्ट्रवाद का दौर था कि जिसे हम उदारवादी युग भी कहते हैं, उदारवाद का युग, या मॉडरेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, खास करके जो कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर के, हालांकि उससे पहले भी है, लेकिन कांग्रेस की स्थापना एक व्यापक रूप से जिसे हम कहते हैं सुनियोजित ढंग से उदारवाद का। तो ये लोगों का जो मूल उद्देश्य क्या था, इन लोगों ने जो शुरुआत करा था कि जिस तरह से आपने अन्य कंट्रीज में जहाँ पे आपका कॉलोनीज है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, तो अमेरिकी क्रांति ने क्या बोला था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि हमें भी प्रेजेंटेशन दीजिए। तो इसके कारण हमने देखा था कि किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद का जो परिणाम रहा है, उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि कुछ अब हम देखें कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि प्रांत में भी विधान परिषद का गठन होता है। याद है, प्रांतों में विधान परिषद का गठन होता है। तो परिषद आना शुरू हुआ और परिषद का आना यही उदारवादियों के प्रतिनिधित्व की मांग का परिणाम। लेकिन अब राष्ट्रवाद काफी आगे बढ़ चुका है और खास करके राष्ट्रवाद में जो हिंदू मुस्लिम एकता, जो यूनिटी थी, वो ब्रिटिश के लिए एक सिरदर्दी बन गया था। अब उसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करना, उसके लिए उसने कुछ राजनीति कर्म किया कि चलो ठीक है, हम बंगाल का विभाजन करते हैं कि एक बड़ा एरिया है और इसको संभालना मुश्किल, इसलिए बंगाल का हम पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1906 में। 1906 में, 1905 में, 1904 में, कब हुआ था? तो देखो बंगाल का विभाजन अक्टूबर 1906। और कोई विभाजन, ये इतिहास का क्वेश्चन है और चूंकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों के लिए होमवर्क है कि क्या कारण था। नेक्स्ट क्लास में अगर कभी करेंगे तो पूछूंगा और कब हुआ था, ठीक है। ये मत सोचना कि सर को आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक लोग बोले हैं और 4-5 लोग, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए, हम पॉलिटी का क्लास कर रहे हैं। बंगाल का विभाजन एक छोटा सा एक इतना देर में तो यूट्यूब उस पे क्या कहते हैं, गूगल भी सर्च करके बता दिए होते कि कब हुआ था। 1905 में। अब देखिए सुर बदल गया, एक कह रहे हैं 1906 में, एक कह रहे हैं 1905 में। अब मैं किसकी बात को मानूं? सर 1905 ही होगा। तो जब सर अक्टूबर 1905, सॉरी सर, एक साल ज्यादा बोल दिया मैंने। तो वही मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए मैं गुस्सा गया कि होमवर्क है, सब झूठ करके बताइए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बंगाल विभाजन का, उसमें भी गलत कर रहे हैं आप लोग। तब मैंने छोड़ा था, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। चलिए कोई बात नहीं, 1905 में बंगाल विभाजन होता है। और ये देखो, इसका मकसद क्या है कि हिंदू मुस्लिम का जो यूनिटी है उसको तोड़ना। लेकिन उसको तोड़ने के बजाय हमने देखा क्या कि हिंदू और मुस्लिम यूनिटी एक तरह से बढ़ गया था। मतलब राष्ट्रवाद का एक अलग रूप उभर करके आया था कि जब हिंदू मुस्लिमों ने आपस में रक्षाबंधन किए और किस तरह से एक राष्ट्रवाद यहां से, एक कहिए कि उग्र राष्ट्रवाद, इसके बाद इसका जो परिणाम हुआ भारत में
एक राष्ट्रीय आंदोलन का एक अलग रूप देखने को मिलता है और इसे हम उग्र राष्ट्रवाद कहेंगे। और ये इतना व्यापक था और इसका इतना भय था ब्रिटिश को कि वो समझ गया कि अगर इंडिया में शासन करना है तो हमें फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाना पड़ेगा। और यही कारण है कि 1909 के अधिनियम के द्वारा 1909 के अधिनियम द्वारा उसने मुस्लिमों को तुष्टीकरण करना शुरू किया। बात समझ रहे हैं कि मुस्लिमों को तुष्टीकरण करो। और बाद में आपने सर सैयद अहमद खान को देखा जो किस तरह से उनकी बोल अलग हो गई थी। तो मुस्लिमों का तुष्टीकरण यहाँ से शुरू होगा और भारत में सांप्रदायिकता की बीज बोई जाएगी। और इसी सांप्रदायिकता की बीज को लॉर्ड मिंटो ने नाग का दांत बोला था। ठीक है, जो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को दिया था। एक तो ये कारण है कि किस तरह से उग्र राष्ट्रवाद है, जो उग्र राष्ट्रीय आंदोलन है, उग्र राष्ट्रीय आंदोलन है, इसको किस तरह से खत्म किया जाए, ये इसका एक पृष्ठभूमि था। ठीक है, क्लियर? ये समझ में है? फोन माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। अब देखो इसके बाद क्या हुआ कि इन चीजों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, तो इसको लेकर के एक समिति बनी थी। भारत में किस तरह का उपनिवेशवादी नीति क्या होगा, उसको हम इतिहास में जब कुछ एक टॉपिक लिखेंगे, कुछ प्रमुख समितियां, तो वहां पे एक समिति के बारे में हम पढ़ेंगे। बताया था कि सर अरुंडले समिति, अरुंडले या अरुंडले समिति की स्थापना हुई थी। याद लिख लीजिए, समिति। ठीक है, इस समिति की स्थापना हुई थी, लिखिए। और इस समिति ने अपना रिकमेंडेशन दिया था, ये फरवरी में आ गया था। शायद पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1909 के फरवरी में इस समिति का रिकमेंडेशन आया था। और लिख लो, इसी समिति सर अरुंडले समिति के रिपोर्ट पर आधारित अधिनियम, डैश लगाकर लिख देना, 1909 का अधिनियम था। क्वेश्चन जैसे बनाएगा कि 1909 का अधिनियम किस समिति के रिपोर्ट पे आधारित था, क्या रहेगा आंसर? अरुंडले समिति। स्टार लगाकर लिख लेना क्वेश्चन। ठीक है, इसके रिपोर्ट पर आधारित था ये। नेक्स्ट देखो, वहीं पे एक और लिख लो, इस अधिनियम को 1909 के अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, सुधार अधिनियम कहा जाता है। और जहां पे मॉर्ले लिखा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जहां पे मिंटो लिखा है वहां पे अंडरलाइन कर लीजिए। जहां पे मॉर्ले लिखा है, मॉर्ले के नीचे लिख लीजिए, मॉर्ले भारत सचिव था, भारत सचिव। ठीक है, और मिंटो वायसराय था। ठीक है, वायसराय था। ये लिख लिया आप लोगों ने? जी। ठीक है, वायसराय थे। अब देखो, अब नेक्स्ट प्रावधान जो अब आते हैं इसके प्रावधान पे, तो हेडिंग दीजिए 1909 के अधिनियम, 1909 के अधिनियम के प्रावधान। देखो, सबसे पहला प्रावधान मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर फर्स्ट लिखो, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों
प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। और हम कंपैरिजन करेंगे इससे पिछला वाला जो 1892 वाला अधिनियम था उसकी तुलना में। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, बढ़ा दी गई। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब जैसे देखो हमने लिखा था केंद्रीय जो विधान परिषद है, विधान परिषद में जो सदस्य, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, यहाँ पे लिख लो कि केंद्रीय विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या, लिख लो कुल सदस्यों की संख्या कितना कर दी गई, 69 कर दी गई। और यहीं पर नोट लिख लेना, नोट लिख लो अतिरिक्त सदस्य। अतिरिक्त सदस्य का मतलब क्या, याद करिए जो गैर सरकारी जो सदस्य होते थे, ठीक है, 92 वाला में जो हम लोग पढ़े थे, गैर सरकारी सदस्य, ठीक है, गैर सरकारी या अतिरिक्त सदस्य, ठीक है, गैर या अतिरिक्त सदस्य लिख दे, गैर सरकारी ना लिख करके ये सेंटेंस ज्यादा लिखो, ये बुक को छोड़ो, आप लिखिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितना कर दिया गया था। तो ध्यान रखना, कुल सदस्य है 69 और अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा करके, जो पिछले हमने 1892 का अधिनियम पढ़ा था, तो वहां पे मैंने बताया था कि किस तरह से 16 प्लस 9 टोटल 25 था। याद है या भूल गए? यस सर यार। ठीक है, 16 9 पटेन सदस्य थे, 16 वो सेलेक्टेड या अपॉइंटेड सदस्य। हाँ बिल्कुल, उसमें अलग अलग था, उसमें कुछ अपॉइंटेड है, कुछ सिलेक्टेड है, इस तरह से होता था। और वो 16 प्लस 9 था। ठीक है, तो यहाँ देखो जो कुल सदस्य हमारे पास है, अब लिखते हैं कुल, जो टोटल सदस्य है वो टोटल हमारे पास कितने हैं, 69। तो 69 सर एक रिक्वेस्ट है, वो 1 मिनट के लिए मैं लेफ्ट हो गया पता नहीं किसी कारण से। आपने लिखा कुल सदस्य 69 और लिखा अतिरिक्त सदस्य की संख्या 16 से 60। तो इसका मतलब ये है कि जो 9 सदस्य वो तो फिक्स ही थे, 16 से बढ़ा के 60 किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टोटल 25 से बढ़ा के 69। हाँ 69 कर दे, वही अभी मैं समझा रहा हूँ कि ये जो 69 है ना, इसको 2 पार्ट में ऐसे बांट लीजिए, 2 पार्ट में, यही समझा रहा था मैं कि टोटल 69 है। 69 को 2 पार्ट में बांटो, और 2 पार्ट में बांटने के बाद आप लिखिए जैसे अतिरिक्त सदस्य, यहाँ पे अतिरिक्त सदस्य, ठीक है, और अतिरिक्त सदस्य पे लिख दीजिए 60 और 9 लिख दीजिए पदेन सदस्य। 9 हो गया पदेन सदस्य, ठीक है। पदेन सदस्य की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी, क्लियर है? पदेन सदस्य 9, ये हो गया। अतिरिक्त सदस्य हो गया 60। अब जरा देखो अतिरिक्त सदस्य, जहां पे हमने ये देख लिया कि अतिरिक्त सदस्य और पदेन सदस्य, कुल हो गया 69। ये लिख लिया आप लोगों ने, ये स्ट्रक्चर बना लिया, 9 और 60, ठीक है। क्लियर है? एक और स्ट्रक्चर बनाओ उसके नीचे। अब देखो जो टोटल सदस्य है, जिसमें हमने 69 लिखा था, टोटल 69 हमने लिखा था, इसको उसने 2 तरह से बांटा था। इसमें कुछ सदस्य ऐसे थे कि जिसे हम सरकारी सदस्य,
सरकारी सदस्य इसकी संख्या कितनी थी? ये बहुमत में थे, सरकारी 37 सदस्य बहुमत। 37। और गैर सरकारी सदस्य? 32 हाँ, गैर सरकारी सदस्य इसकी संख्या 32 थी। गैर सरकारी सदस्य की संख्या कितनी थी? 32। ठीक है। अब देखो, चूंकि ये फिक्स है, सरकारी सदस्य है, मतलब 37 ये सरकार के ही सदस्य होंगे। क्लियर? सरकार के ही सदस्य होंगे 37, जिसमें पदेन सदस्य होंगे और कुछ मनोनीत सदस्य होंगे सरकार के द्वारा। वो आगे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। अब जैसे देखो, इसको ऐसे बांट लो। सरकारी सदस्य में दो तरह के हो जाएंगे। एक तो पदेन सदस्य, पदेन सदस्य इसकी संख्या कितनी है? 9। पदेन सदस्य 9। और दूसरा सरकारी सदस्य में ही सरकार द्वारा कुछ लोगों का मनोनीत किया जाएगा। तो यहां पे लिख लीजिए मनोनीत सरकारी सदस्य। मनोनीत, मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनीत सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य। ठीक है, मनोनीत सरकारी सदस्य इसकी संख्या हो जाएगी कितना? 9 घटा दो 32 में से, तो 28, 28 वेरी गुड, 28 ये हो जाएगा। अब जरा देखो, अब गैर सरकारी सदस्य को देखो। गैर सरकारी सदस्य 32 है। कितने हैं? गैर सरकारी सदस्य 32 है। अब इसमें से भी हमें दो पार्ट में पिछले क्लास में बांटा था, याद है? इसको दो पार्ट में से बांट लो। नंबर फर्स्ट मैंने क्या बोला था? नामजद। क्या बोला था? नामजद। याद है? नामजद सदस्य हो गए। तो ये क्या है? नामजद सदस्य का मतलब क्या है? ये मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य। ये क्लियर हुआ? और इसकी संख्या कितनी थी? 5। जो नामजद, हाँ, नामजद सदस्य हो गया 5। और इसके बाद जो 5, 32 में से 5 घटा देंगे तो कितने लोग रह गए? 27। तो 20 सदस्य, जो 27 सदस्य थे वो क्या थे? निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड। हाँ, निर्वाचित। ठीक है, निर्वाचित सदस्य। अब जरा देखो, 27, 5, 28 और 9 सबको जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 69 सदस्य हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन था। अब देखो, निर्वाचित सदस्यों में से कई जगह पे कंफ्यूजन है। सुमित सरकार और थोड़ा सा बिल ग्रोवर साहब में थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। अब मैं सुमित सरकार के बारे में लिखवा रहा हूं। जैसे देखिए, निर्वाचित सदस्य है, उसमें से मैंने बताया था कि किस तरह से 27 में से बांटा गया था। याद है? 27 में से मैंने बताया था, पहला पॉइंट इसको बांटने का, 13 कौन सदस्य थे ये बताइए? 13 थे सामान्य निर्वाचित सदस्य, ये थे सामान्य। ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि इसमें से 8 पृथक निर्वाचित किया गया था। 8 किसके लिए किया गया था? मुसलमानों के लिए, कम्युनल, मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए। और ये क्या है? ब्रैकेट में लिख, क्या? पृथक निर्वाचन। हाँ, पृथक निर्वाचन। अभी मैं समझा। क्या क्या? एक बार क्वेश्चन पूछिए। पृथक निर्वाचन मतलब क्या है? अच्छा अच्छा, देखिए, पृथक निर्वाचन का मतलब हुआ कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, खास करके जहां पे मुस्लिमों की संख्या अधिक थी, तो मान लो यहां से इस क्षेत्र को फिक्स कर दिया गया कि यहाँ का जो सदस्य होंगे, जो खड़ा होगा वो ए अगर खड़ा है तो ये मुस्लिम ही होगा। ठीक है। और इसका जो चयन करेगा वो भी मुस्लिम ही करेंगे, यहाँ पे हिंदू उसका चयन नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं? यानी कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। क्लियर? सदस्य और चयनकर्ता दोनों के लिए वो फिक्स कर दिया गया। बाद में इसमें सुधार हुआ और अभी भी कई जगह, जैसे देखिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अभी जैसे ही बिहार में इस पे होता है, क्या कहते हैं, ओबीसी के लिए, महिला के लिए फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन वहां पे उसको हम पृथक नहीं कहेंगे,
कि महिला को अगर फिक्स कर दिया गया कि ये विधानसभा क्षेत्र से महिला ही चुनाव लड़ेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला ही महिला को वोट देगी, पुरुष भी दे सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए उसे हम पृथक नहीं कह करके उसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? रिजर्व। आरक्षित। बिल्कुल। तो ध्यान रखना, पृथक और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में थोड़ा सा ये अंतर होता है। क्लियर? ठीक। हाँ, तो ये मत समझना कि ये आरक्षित है। आरक्षित का मतलब एक अलग हो गया कि मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दिया तो यहाँ पे हिंदू भी मुस्लिम को चुन सकता है, ऐसा नहीं था। तो ये कम्युनल, एक तरह से ये कम्युनल क्या है? घोषणा है, सांप्रदायिक घोषणा है। ठीक है, तो 8 इनके लिए रखा गया था पृथक। मैंने बताया था कितने ब्रिटिश पूंजीपति के लिए? कितना? 4 जो ब्रिटिश पूंजीपति है, लिख लीजिए, ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए, ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए। और लास्ट में मैंने बताया था कि 2 सदस्य होते थे जमींदारों के लिए, जमींदार जो लैंडलॉर्ड थे। अब देखो कई जगह पे कुछ अलग तरीके से, जैसे 6 जमींदार 6 मुस्लिम को 12 सदस्य लिखा है बीएल ग्रोवर साहब ने, और वहां पे वो अलग तरह से 2 लिखा है वाणिज्यिक विभाग के जो जमींदार है उसको। अब पता नहीं, लेकिन आप ये स्ट्रक्चर याद रखिए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को याद रखिए। इस तरह से हम देखते हैं कि सीटों की संख्या केंद्रीय में बांटा गया था। तो यहीं पर नोट डाल करके लिखो, नोट, स्टार लगा करके लिख लेना, नोट लिखो। इस अधिनियम द्वारा, और जैसे आपके बुक में सीधा सीधा लिखता है कि अधिनियम द्वारा क्या कहते हैं कि इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो इसी सेंटेंस को हम सीधा सीधा उठा करके लिखेंगे। लिखिए, इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। पहला हो गया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, और दूसरा हम यहीं पे लिखेंगे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यहीं पे स्टार लगा करके लिख दीजिए। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को ध्यान रखना, मॉर्ले नहीं, लॉर्ड मिंटो। कौन थे मिंटो कौन थे? वायसराय। वेरी गुड, वायसराय। लिख लीजिए लॉर्ड मिंटो को। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। एक और पॉइंट लिख दीजिए, इस अधिनियम द्वारा व्यावसायिक जो ब्रिटिश पूंजीपति है, व्यावसायिक वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। ठीक है सर, एक बार रिपीट कीजिए। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व यानी कि जो प्रोफेशनल एंड जो, अब एक नहीं कहते हैं, क्या कहेंगे उसे, जो ब्रिटिश पूंजीपति है, जो कैपिटलिस्ट है, खास करके जो ब्रिटेन के जो पूंजीपति, ऐसे लोग जो बस गए, अभी जो भारत में जो ब्रिटिश लोग बस गए थे उसको हम किस नाम से जानते हैं? एंग्लो इंडियन। और बाद में हम जब आजाद हुए उसके बाद भी हमने उसको प्रतिनिधित्व दिया, एंग्लो इंडियन के लिए प्रतिनिधित्व रखा। तो ये ब्रिटिश पूंजीपति जो एक सरूखेदार था, क्योंकि देखो अभी भी जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें अभी भी ऐसा नहीं है कि आय बहुत कम कर दिया गया। आय कम किया गया था, आपका आय किया गया था, उसकी एक अलग विधि है। 1919 में 10,000 वार्षिक आय किया गया था। तो
तो अभी 10,000 वार्षिक आय से ऊपर वाले ही है। बात समझ रहे हैं? तो ये गिने चुने लोग थे। और उतना ही नहीं, जो भूमि कर भी देते थे, और भूमि कर 1919 में 750 निर्धारित किया गया था, तो अभी भी भूमि कर 1000 से ऊपर ही है। बात समझ रहे हैं? तो अभी भी Yes, ये sir. नहीं है, अभी भी ये नहीं है कि सभी लोगों को मताधिकार दिया गया। तो आप ब्रिटिश पूंजीपति जो भारत में आकर के, बस कॉलोनीज का मतलब क्या होता है? एक होता है कॉलोनी, और एक होता है जैसे कहते हैं उपनिवेशवाद, एक होता है साम्राज्यवाद। इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म, दोनों में क्या अंतर है? कॉलोनिज्म में जो सरकार है वो हाँ। ऑफशोर से भी एडमिनिस्टर करती है। हाँ। साम्राज्यवाद में हो सकता है सरकार जैसे मतलब इंडिया की सरकार इंडिया में ही साम्राज्यवाद फैला है, लेकिन कॉलोनी में क्या होता है कि इंडिया कहीं और, जैसे नेपाल पे आधिपत्य जमा कर वहां अपने प्रतिनिधित्व को प्रतिनिधि के द्वारा सरकार चलाए। कोलोन का मतलब क्या होता है? कॉलोन का मतलब अपने जैसा, किसी को अपने जैसा। अधिकार दे दे और उसको राइट दे दे, उसके हाँ। बिहाफ पे वो सरकार चलाए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत चलाती थी, और बाद में देखिए। उसके और प्रतिनिधि चलाते। ठीक है, और कोई किसी को बोलना है? अगर इंटरव्यू में पूछ दिया क्या मतलब है इसका, दोनों का मतलब बताइए, तो क्या कहिएगा? एक सिंपल शब्द में, एक शब्द में डिफाइन कर देना है। हिस्ट्री के स्टूडेंट है कोई? बताओ। देखो, साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्य, पहले कॉलोनिज्म को कॉलोनी मतलब क्या होता है? कहीं जाकर के बस गए, बसी हुई को हम क्या बोलते हैं कि ये कॉलोनी है। तो अगर मान लो कोई देश है, सांप्रदायिक देश, सॉरी सांप्रदायिक कहता हूं, जो इंपीरियलिस्ट कंट्री है, जो साम्राज्यवाद को फैलाता है, वो अगर किसी साम्राज्य में जाकर के बस जाए, अब जैसे भारत है, तो भारत में ब्रिटिश सिर्फ यहाँ पे इसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है कि केवल एक्सप्लॉयटेशन करना है, लेकर के चल देना है। कुछ भारतीय भारत में आकर के बस गए, तो जहां पे जब मातृ देश के कुछ लोग आकर के बस जाते हैं और उसकी शासन व्यवस्था को अपने अंडर में ले ले कि नहीं, इसकी शासन व्यवस्था एक हमारे मातृ देश के हिसाब से चलेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, भारत हो गया। तो भारत ऐसा नहीं था कि केवल शासन किया जा रहा है, भारत में ब्रिटिश लोग बस भी गए थे। तो जहां पे जुड़ाव हो जाए, कॉलोनी का मतलब होता है कि मातृ देशों की कुछ लोग आकर के उपनिवेश में बस जाए, तो उपनिवेशवाद होता है। साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि किसी साम्राज्यवादी शासक द्वारा किसी देश पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार जमा लेना। वहां पे उसे कोई दिलचस्पी नहीं है कि हमें कुछ काम करना है या फिर वहां के लिए नीतियां बनाना है, वहां सिर्फ और सिर्फ होता है कि एक्सप्लोटेशन करना है, लेकर के चल देना है। मतलब समझ में आया? तो अब जैसे कुछ अफ्रीकन देश है, तो अफ्रीकन देश से क्या था कि दासों को लेना है, खरीद करके यहां से जबरन पकड़ना है, लेना है, और जो गिनी का तट है या कई सारे जो स्लेव तट मैंने बताया था आप लोगों को, वहां से दास को बेच देना है। तो वो क्या है? वो उसे कॉलोनी नहीं कहेंगे, उसे साम्राज्य कहेंगे। लेकिन भारत के संदर्भ में साम्राज्यवाद से ज्यादा अच्छा कॉलोनिज्म है। तो इंडिया कॉलोनी था, न कि इंडिया साम्राज्य। साम्राज्य तो है ही, लेकिन इंडिया एक कॉलोनी भी था। ठीक है, समझ में आया? तो अब यहां पे भारत में आप भारत को ब्रिटेन के तरह शासन देना चाह रहे हैं। तो जब ब्रिटेन के तरह शासन देना चाहेंगे, तो भारत के जो लोग हैं वो अमेरिका के तरह प्रतिनिधित्व मांगना शुरू कर देंगे, जो अमेरिकी क्रांति में हुई थी कि हमें भी प्रतिनिधित्व दो, जब तक प्रतिनिधित्व नहीं दोगे हम टैक्स नहीं देंगे। अमेरिकी क्रांति का स्लोगन था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बात समझ रहे हैं? तो अब ये देखो कि ये जो अब यहाँ पे ये ब्रिटिश पूंजीपति लोग बस गए, और यही कारण है कि आजादी के बाद जब आजाद हुआ देश, तो सारे ब्रिटिश लोग यहां से नहीं गए, कुछ लोग भारत को अपना हाँ 1909 को मार्गलन अधिनियम क्यों कहा जाता है? क्या 1909 1909 को मार्गलन अधिनियम क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इस समय एक वायसराय है और एक गवर्नर जनरल है। तो अभी मैंने लिखाया कि मॉर्ले साहब भारत सचिव है
और वायस राय मिंटो है, सॉरी सचिव और वायस राय, तो दोनों एक मॉडले और मिंटो है, इसीलिए इसके समय में जो ये नियम लाया गया है इसीलिए इनके नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो कॉलोनीज और ये तो अब वही कारण है कि जब सारे ब्रिटिश नहीं गए इंडिया से तो कुछ रह गए, तो कुछ रह गए भारत में, तो इसका मतलब है कि उसको भारत से लगाव था। तो अब ऐसे लोगों को हम सीधे बाहर नहीं कर सकते है ना, अब सरकार बनेगी तो इसके लिए नीतियां कौन बनाएगा, तो ये रखा गया कि ऐसे लोगों को कुछ प्रतिनिधित्व हम देंगे, राज्य में भी और लोकसभा में भी हम प्रतिनिधित्व देंगे। और आपने देखा कि हमने आजादी के बाद 2 मेंबर्स ऐसे रखे थे, क्या सही है या गलत है, ताकि जो एंग्लो इंडियन भारत में रह गए, जो ब्रिटिश है भारत में रह गए, उसके अधिकार का भी तो रक्षा होना चाहिए ना, उसके अधिकार के लिए भी कोई संसद में आवाज उठाने वाला होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? यानी कि जो हमारी जो संस्कृति है, नहीं कहते हैं कि सर्व हिताय और सर्व, जो नहीं कहते हैं संगच्छध्वं संबद्धध्वं संगो मनासी जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजना नाम उपास्यते, ये ऋग्वेद का मंत्र है कि संगच्छध्वं संबद्धध्वं मतलब साथ चलो साथ बोलो। तो हम इस तरह की संस्कृति से प्रभावित है जहां पे हम किसी को अलग नहीं कर सकते। हमने धर्मनिरपेक्षता भी अपनाया बाद में। धर्मनिरपेक्षता, भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है वो धर्मनिरपेक्षता नहीं है, अगर किताब उसको धर्मनिरपेक्षता कहता है तो वो गलत है, वो पथ निरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता यूरोप के संदर्भ में, जहां पे हमने धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग कर दिया। भारत में धर्म राज्य से अलग नहीं है, धर्म में राज हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये है उनकी मान्यता, उनकी संस्कृति, उनकी जो विरासत है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो इसको पथ निरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, तो वही जो हमारी जो विविधता है वो हमारी एक पहचान है। तो हमने एंग्लो इंडियन को भी, ये नहीं है कि हम एग्रेसिव हो गए कि अरे इसने वर्षों तक हम पे शासन किया है, ये लोग भारत में रह गए तो इसको पीट करके भारत से भगा दो। हमने उसको भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, कोई नहीं, ये इंडिया से प्रेम करने वाले ब्रिटिश है और इनके हित को भी प्रभावित नहीं करना है, तो इसीलिए इनके हित की आवाज उठाने वाले 2 प्रतिनिधित्व हम केंद्र में बैठा देंगे। समझ में आया? चलो ठीक है, लिखिए प्रांतों में। जो हमने देखा कि इस अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांत के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तो लिख लो प्रांतों में सदस्यों की संख्या, प्रांतों में ऐसे लिख लेना, प्रांतों में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। जैसे बड़े प्रांत जिसमें, जैसे देखो बड़े प्रांत में कौन कौन से हो गए, बड़े प्रांत में हमारा, हाँ जैसे हमारा बंगाल हो गया, बंगाल है, हाँ बंगाल, असम, NWF, नहीं असम तो छोटा हो जाएगा ना, असम ये सब छोटा हो जाएगा। बंगाल हो गया, मद्रास है, बंबई है, ठीक है, बंबई है। उत्तर पश्चिम प्रांत आप लोगों को लिखवाया था, याद है? उत्तर प्रदेश का जो अभी उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, उत्तर पश्चिम प्रांत का ये प्रांत हो गया। तो ये जो बड़े प्रांत थे इसमें सदस्यों की संख्या लगभग 50 निर्धारित किया। याद रखना, ये कौन से सदस्य है? गैर सरकारी सदस्य। जो अभी हमने पढ़ा कि केंद्रीय में 16 सदस्य को बढ़ा करके 60 कर दिया गया, लेकिन जो ये 60 किया गया था ये अतिरिक्त सदस्य थे, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या। ठीक है, और जैसे देखो छोटे प्रांत में जैसे पंजाब है, पंजाब के लिए एक अलग था, पंजाब के लिए लगभग शायद 20 के आसपास रखा गया था। इसी तरह से बर्मा भारत से कब हुआ था अलग? 30 था, 1909 में। फिर 1909 कहाँ चले, सो जाते हो क्या? कहाँ, फिर ये होमवर्क देना पड़ेगा। असम 1935 के अधिनियम द्वारा क्या क्या हुआ था बताइए? असम में भी 30 के आसपास रखा गया था। उड़ीसा से बिहार अलग हुआ और बर्मा अलग नहीं हुआ था? फिर
हाँ हाँ ठीक है, फेडरेशन हुआ था, ठीक है सर, ठीक है, सॉरी सर। कोई नहीं, रिवीजन हो रहा है इसीलिए तो पढ़ रहे हैं हम, हैं। यस सर। हाँ, यस सारी सर। सारी भ्रांतियां दूर हो जाएगी। और देखो इस तरह से जब, देखो पढ़ाने के लिए दो तरीका है आजकल। जो एक फैशन चला है पढ़ाने का, जानते हो क्या है? पीडीएफ बनाओ ला जी। करके। आजकल का वही युग है जहाँ पे 1000 2000 500 में लोग पढ़ा रहे हैं। मैं भी तो उसी कैटेगरी में आके अपने आप को 4500 पे ला दिया, तो उसी कैटेगरी में गिना जाऊंगा, लेकिन पढ़ाने में उस कैटेगरी में नहीं आऊंगा कभी भी। वो लोग क्या करते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, आते हैं पीडीएफ रखा और लाइन बाय लाइन बनाते हैं कि ये किया गया, ये किया गया, अंडरलाइन किए जा रहे हैं, एकदम लिख लो यहां से आएगा, अंडरलाइन खींचे जा रहे हैं। तो आजकल लोगों को अच्छा लगता है वो पढ़ना, और मुझे उस तरह से पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है। एक तो पीडीएफ बनाओ, कितनी बड़ी सिरदर्दी है, और फिर और उसको डिस्क्राइब करो। उससे अच्छा है कि यहीं पे पीडीएफ बन रहा है, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। पढ़ाने का वास्तविक तरीका यही होता है। यस सर। ठीक है, तो ये देखो, हमारा कहने का मतलब है कि प्रांतों में जो क्षेत्र के आधार पे सदस्यों की संख्या अलग अलग थी, एक समान नहीं किया गया था। लेकिन ध्यान रखना, प्रांतों में भी जो गैर सरकारी सदस्य थे, उसको या अतिरिक्त सदस्य थे, उसकी संख्या बढ़ा दी गई थी। ठीक है। और इसमें ये आपने देखा कि एक सांप्रदायिकता का पृथकीकरण या ये सब चीजें हुआ। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, स्टार लगा करके लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। लिखो, इस अधिनियम द्वारा, मैंने पिछले क्लास में भी ये लिखवाया था, इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को, इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को, इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को भारतीयों को क्या लिखा? इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को, मैंने कुछ लिखवाया था बजट, और कुछ किसी को याद है क्या बोला था? इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को, यस सर, बजट पे पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया अब। ठीक है। पहले बहस करने का और क्या कहते हैं, हाँ, बहस करने का हम्म, अधिकार था, चर्चा करने का, लेकिन अब अनुपूरक प्रश्न अधिकार मिला। 1892 में सिर्फ बहस करने का अधिकार था। चलो ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, इतना तो याद है, लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया। लिखो, बजट पर विवेचना करने का अधिकार था। बजट पर चर्चा, यानी कि इस पर चर्चा कर सकते थे, विवेचना करने का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया। इसके अलावा देखिए, लोकहित के विषय पर चर्चा कर सकते थे। ठीक है, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया या नहीं दिया गया? एक ये हो गया। फिर जैसे लोकहित है, दिया गया। हाँ, लोकहित लिख लीजिए। लोकहित, लोकहित पर भी, लोकहित मतलब लोकहित के जो विषय होते हैं, सब्जेक्ट, जो जन कल्याण, आप लिख सकते हैं जन कल्याणकारी जो कार्य है, जन कल्याणकारी कार्य के जो सब्जेक्ट होंगे, उस विषय पर भी चर्चा करने तथा चर्चा करना, विवेचना करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद यहाँ पे बड़ा अच्छा काम हुआ, अनुपूरक। इन्होंने बताया कि अनुपूरक क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया, अनुपूरक प्रश्न, ठीक है, का भी अधिकार दे दिया गया कि अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज नहीं दिया गया था, वो क्या था ये बताइए? वोट देने का, वोट Very नहीं good. दे सकता था। हाँ, लेकिन याद रखना, यही यहाँ पे लिख लीजिए, लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार, बजट पर अगर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया, मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। क्लियर? लिख लो, यहीं पर नोट डाल करके लिख दो। नोट लिखिए, नोट लिखो। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा सरकारी
सरकारी, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा केंद्रीय, केंद्रीय सरकारी ब्रैकेट में केंद्रीय या केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बनाए रखा गया। ठीक है, अभी भी जो अधिकार है सरकार का ज्यादा है। ठीक है, अभी भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। केंद्र मतलब सरकार, इसलिए मैंने सीधा सरकार लिखवाया है, तब केंद्रीकरण लिखवाया है। ठीक है, कि प्रवृत्ति को ही मजबूत रखा गया। एक हमारा ये काफी महत्वपूर्ण हो गया। एक पॉइंट देखो, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ये सिविल सर्विसेज में आप आईएएस और पीसीएस दोनों में सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1909 के अधिनियम के बारे में सत्य है या असत्य है। आप क्वेश्चन उठा करके देखिए, उसमें जरूर ये दिया होगा कि मजहब पर मतदान करने का अधिकार दिया गया, ऐसे होगा, तो वो हो जाएगा हमारा गलत। यही 4 पॉइंट को उठा करके आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक क्लास मैं क्वेश्चन पे ही लूंगा, तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आया। एक और हेडिंग दीजिए, स्टार लगा करके लिखिए, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पे भी आपका जो टीएमएच लक्ष्मीकांत है, उन्होंने थोड़ा सा कंजूसी कर दिया है, तो इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे। देखो, इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन तथा विधि, इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन तथा विधि, ठीक है, प्रशासन तथा विधि निर्माण के कार्यों में प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी अब प्रशासन में भी भारतीयों को और विधि निर्माण में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, ये लिखो, प्रतिनिधित्व दिया गया। क्लियर। अब स्टार लगा करके लिखिए, यहीं पे लिखिए, इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद, इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को, ठीक है, लिखो, इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को भारत परिषद, ठीक है, भारत परिषद, और दूसरा पैर बना लेना इस तरह से, भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को भारत परिषद और वायसराय के कार्यकारिणी परिषद, ठीक है, कार्यकारिणी परिषद में सदस्यता दी गई या सम्मिलित किया गया। ठीक है, ये भारत परिषद कहाँ है ये बताइए। भारत परिषद कहाँ से कार्य कर रहा है? वायसराय की इंग्लैंड से। वेरी गुड, ये इंग्लैंड में है। वेरी गुड, ये इंग्लैंड में है, ध्यान रखना। तो मतलब अब भारतीयों को कहाँ कहाँ प्रतिनिधित्व दिया गया, देखिए यही चीज मैं कह रहा हूं। नेशनलिज्म जिस तरह से एग्रेसिव होगा, राष्ट्रवाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इंपीरियलिज्म वैसे वैसे कमजोर होगा। बात समझ रहे हैं? तो अब ऐसा नहीं है कि केवल भारत में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। भारत परिषद मतलब इंग्लैंड में। किसको किसको भारत परिषद में स्थान दिया गया था ये बताइए, किसको किसको? आप टीएमएस लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, वहां पे सिर्फ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि दिया। हाँ, तो कहाँ दिया गया उसको, किस चीज में काम दिया गया मुझे ये बताइए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा सर को विधि अधिकारी बनाया गया कार्यकारी परिषद में, कार्यकारी परिषद। लेकिन भारत परिषद के में किसे शामिल किया गया ये बताइए। ये नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, लिखिए। एक थे केसी गुप्ता, लिख लीजिए केसी गुप्ता, याद रखिएगा। और दूसरा लिख दीजिए सैयद हुसैन बिलग्रामी।
ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी। क्लियर? इन दोनों को सर भारत परिषद में सदस्यता दी गई। बिल्कुल, भारत परिषद में केसी गुप्ता और सैयद बिलग्रामी जी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया था इस अधिनियम द्वारा। याद रखना ये बात, ठीक है? किताब खोज खोज करके पढ़ करके पागल हो जाओगे, तब जाकर के चीजें सब चीज मिलेगा। ठीक है, अब देखो, और यहाँ पे तो पता है आप लोगों को, यहाँ पे लिख लीजिए क्या नाम था उनका, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी कि एसपी सिन्हा। एसपी। हाँ, एसपी सिन्हा पूरा लिख लीजिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सिंह मत लिखना, सिन्हा। ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से लिखने में ना बड़ा दिक्कत होता है, अब तो खैर आदत बन गई है। सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र, एसपी सिन्हा, एस पी सिन्हा। ध्यान रखना सिंह रहे तो उसमें नन ऑफ दिस पे जाना बिहार में। ठीक है, एसपी सिन्हा लिख लीजिए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी, ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में मान्यता दी गई। विधि सदस्य बनाया गया था, याद रखना ये। ठीक है, और बाद में इन्हें लॉर्ड कहा गया, लॉर्ड की उपाधि दी गई, जो एक अपने आप में ब्रिटिश बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे उसके समकक्ष की उपाधि थी। ठीक है, ध्यान रखना। सर इसमें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मैं इंग्लिश वाला में भी देख ले रहा हूँ। एसपी सिन्हा का मतलब है प्रसन्नो सिन्हा है। एक मिनट, इंग्लिश वाला निकाल रहा हूं मैं। किस किताब में प्रसन्न लिखा है? एम लक्ष्मीकांत। नहीं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, देखो इंग्लिश मीडियम की बुक है। ठीक है, यहाँ पे सत्येंद्र PRASADSINHA प्रसाद सिन्हा। ठीक है, हिंदी वाला में भी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। ठीक है, तो और एसपी सिन्हा मतलब जी को ये बनाया गया था। अब चलिए, ये लिख लिया आप लोगों ने, ये क्लियर हुआ। ये केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी ये भारत परिषद के सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, अब जैसे देख लो, यहीं पे क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, लेकिन निम्नलिखित में से किसे 1909 के अधिनियम द्वारा भारत परिषद ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इंग्लैंड, भारत परिषद ब्रैकेट में लिख दीजिए इंग्लैंड में सदस्य के रूप में नहीं चुना गया था। ठीक है, नहीं चुना गया था। अब वहां पे लिख लो, पहला लिखो एसपी सिन्हा, दूसरा लिखिए केसी गुप्ता, तीसरा लिखिए सैयद हुसैन बिलग्रामी, और चौथा लिखिए, चौथा क्या होता है, एक से अधिक, और पांचवा लिख लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? एक से अधिक। फिर गलती, भारत परिषद अधिनियम में नहीं चुना गया था, एसपी सिन्हा। था। एसपी सिन्हा।
हाँ, नहीं चुना गया था। अब देखो, अब यही अगर मान लो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन, इसके बारे में आप नहीं पढ़े रहते तो आपको ये रहता कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन कहाँ चुना गया था? भारत परिषद में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में चुना गया था। ये आप कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन आपको याद रहता कि हाँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को तो चुना गया था। तो किसे नहीं चुना गया था, समझ रहे हैं? तो आपके दिमाग में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा स्ट्राइक करता कि चुना गया था। क्या गलत कह रहा हूं? सर उनका ज्यादा मतलब उनका ज्यादा पढ़ने को मिलता है कहीं भी सत्येंद्र। हाँ, इसीलिए बोला कि ये जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, सिन्हा बाबू थे, इनको वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के लिए चुना गया था। याद रखना, भारत परिषद के सदस्य के रूप में बिलग्रामी और केसी गुप्ता साहब को चुना गया था। अब याद रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बीपीएससी पूछे तो बाद में उसको क्लेम करने की जरूरत नहीं है। और बीपीएससी बड़ा स्मार्ट होते जा रहा है। और शायद कल मैंने बोला था कि किस तरह से जॉब ओरिएंटेड और जॉब सीकर की बात कर रहा है। राज्यपाल साहब ने बोला कि कोर्स ऐसा होना चाहिए कि जॉब ओरिएंटेड हो। ठीक है, तो अब हो सकता है कि भविष्य में आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का भी सब्जेक्ट ऐड न कर दे। तो थोड़ा सा बदलाव के लिए तैयार रहिए। लेकिन हालांकि बदलाव तो अच्छा किया है इन्होंने, लेकिन एक जो नहीं कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी चेंज, तो रेवोल्यूशनरी चेंज, इस सब चीज में रेवोल्यूशनरी चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम दे करके करते तो अच्छा था। अच्छा, एक ग्रेजुअली चेंज होता है, रेवोल्यूशनरी चेंज होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? सर रिवॉल्यूशनरी चेंज में हुआ अचानक बिना तैयारी के या बिना एक्सपेक्टेशन के। हाँ। और तैयारी हो भी सकती है, लेकिन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, जैसे कि बिल्कुल। हाँ, जैसे कि रिवॉल्यूशनरी थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट थे, तो उनको वो सारा प्लान के हिसाब से पहले से पृष्ठभूमि बना के, तो उसमें एक सुनियोजन ज्यादा होता है। नियोजन तो दोनों में होता है, लेकिन हाँ, पहले में एक्सपेक्टेशन कम होता है, दूसरे में लगाने के लिए एक्सपेक्टेड अगर होता है। पहले से टाइम दे दीजिए, इतने साल के बाद हम इसमें लगा देंगे तो बाकी मतलब नहीं हम्म, ठीक है। यहाँ अभी पे इतिहास में भी तो यही है। हाँ, रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट होते थे, मॉडरेट जो होते थे वो आपने जो दूसरा बताया सर। ग्रेजुअली चेंज की बात करते थे कि हम धीरे धीरे, कि अगर हम डायरेक्ट, यस सर। उनका क्या कहना था कि अगर हम सदन में जाकर के आवाज उठाएंगे, तो इसीलिए बाद में इन्हें कहा गया कि ये लोग भीख का झोला है, इससे इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। जो नहीं, जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने खास करके जो अरविंद घोष साहब का जब पढ़िएगा वो जो हाँ तो उन्होंने कहा ना, भीख मांगने हाँ, वाली हाँ, संस्था है। संस्था है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे इतिहास में जैसे जैसे अरविंद पढ़ी। घोष ने कहा था। तो ये हो गया। चलिए, और एक ये हमने इसमें पढ़ लिया। इसके बाद देखो, अब इससे आपको क्या दिख रहा है? इससे इतना जो किया गया, इसका जब आप अगर मुझे बताइए तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सुधार किए गए हैं, मेरा लगभग इसका देखो, इसमें जो भी पॉइंट थे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, सारे हो गए 1909 में। लेकिन इस तरह के जो चेंज दिख रहा है, इसका कारण क्या था? मुझे ये बताइए कुछ शब्दों में, कारण क्या था? क्यों ब्रिटिश को ऐसा लगा कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए? क्या कारण इसकी था? पृष्ठभूमि 1857 से शुरू होती है। हम्म, क्योंकि क्या हुआ कि उस समय रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसके बीज तो पहले पड़ चुके थे, लेकिन क्या हुआ कि कई सारे जो क्षेत्र थे, खासकर पंजाब और सारे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इंडिपेंडेंस होके कई सारे क्षेत्र ने भी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन जो ये कांग्रेस की संस्था थी, वो ग्रेजुअल चेंज में विश्वास करते थे। तो कुछ जैसे जो बंगाल या बंगाली जो क्रांतिकारी थे, वो सोचते थे कि नहीं, वो उससे हमें नहीं मिलेगा, राष्ट्रवाद की प्राप्ति नहीं होगी। तो 1905 में बंगभंग ने इस पे क्या किया, एक क्या कहते हैं तत्कालिक कारण या आग में घी का काम किया। तो उन्हें लगा अंग्रेजों को कि जो 1857 में जो हमारे साथ नहीं दिए, कम से कम एटलीस्ट उनको उनकी पहचान करके उनमें मत विभाजन करो,
ताकि वो जो हिंदू और मुस्लिम एकता 1857 में दिखी उसको पूरी तरह तोड़ दो। जो कुछ लोग हमारे साथ थे उनकी संख्या बढ़ाओ, और जो लोअर तबके के लोग थे, जो बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया, उनको भी इतना एम्पावर्ड करो जो हमारे लिए एक क्या करे, कर्मचारी की तरह हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में और आगे तक हेल्प करे, और दिखावे के लिए उन्हें कुछ थोड़े बहुत जो सुधार थे वो किए। ये ठीक है, और कुछ? और कुछ नहीं? चलिए, विश्वविद्यालय अधिनियम भी लाया ये गया सब था। आप ये सब को जो छोड़िए, education- ये सब को छोड़िए। और जो मेन चीज मैं सुनना चाह रहा था वो रह गया। और कोई बताइए, और कोई बोलो, खुल के बोलो। देखो, कुछ भी आए, वो क्लास है, यहाँ पे शर्माने की जरूरत नहीं है। कुछ भी बोलिए जो समझ में आ रहा है चीजें से। हेजिटेशन को दूर करो, आगे इंटरव्यू में काम आएगा। अब आगे से मैं कहूंगा कि माइक ऑन, ये कैमरा ऑन करके बोलिए। कोई और बताइए, एक जो कुछ ऐसा बोल दो जिससे मैं खुश हो जाऊं। और एक है ना कि इंटरव्यू में अब वो 30 नंबर से कम और 80 नंबर से ज्यादा, कुछ 80% से ज्यादा, 30% से कम लिखित रूप दिया जाएगा। तो वो मैं भी कह रहा हूं कि अगर मैं खुश हो गया, 80% से ज्यादा दे दूंगा, उसको जस्टिफाई करूंगा क्यों दिया है। बताइए। क्यों? देखो, इसका सबसे नहीं बोलना है, मौन व्रत है सबका, है। साक्षी, बोलना है आपको? जी सर, इसमें एक आपका तो माइक, एक तो सबसे पहले नेट चेंज करना है आपका। नहीं बोल रही हूँ। हाँ, नहीं, फिर भी बोलिए, मैं सुनने का कोशिश कर रहा हूँ, बोलिए। एक तो बड़े मुश्किल क्या? थोड़ा जोर से बोलिए। बड़े मुश्किल से कनेक्ट हुआ है ना, कुछ नहीं हो रहा था। देखो, इसका सबसे जो बड़ा कारण है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी ये जो इन लोगों को दे रहा है, जो नरमपंथी लोग हैं, आप समझ रहे हैं, नरमपंथी है। रंजीत ने कई सारे पॉइंट बोले, उसमें मुस्लिमों का तुष्टीकरण बोला इन्होंने, अच्छा है। और वो बोला, कई सारी चीजें इन्होंने बैक वाले भी बोल दिए, तो उनका तुष्टीकरण हो गया है। लेकिन इसका जो दो रास्ता है, एक कि मुस्लिमों का सिंपैथी लो, और दूसरा क्या है कि जो पंथी लोग हैं, जो राष्ट्रवाद का एक हमारा रूप था राष्ट्रवाद के, जो नरमपंथी दल के राष्ट्रवादी थे, इन लोगों को क्या किया गया? इन लोगों की तुष्टीकरण की गई। इन लोगों को संतुष्ट करने का या तुष्टीकरण करने का क्या किया गया? प्रयास किया गया। बात समझ रहे हैं? एक छदम प्रयास किया गया। छदम पर आप ये पॉइंट मिस कर गए हैं, और ये मेजर पॉइंट था। इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी, दो चीज बोलना था। देखिए, इसमें सबसे पहला कि फूट डालो शासन करो की नीति पर जोर दिया गया, जिसमें इस्लाम मुस्लिमों को अलग निर्वाचन मंडल दे करके भारत में उभर रही राष्ट्रवाद की उग्र स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। दूसरा क्या किया कि जो नरमपंथी लोग थे, जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासक के लिए एक चुनौती थी, उसे संतुष्टि के लिए या उसकी तुष्टीकरण का प्रयास किया गया। क्योंकि जो भी लोग हैं, आप चाहे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा देख रहे हैं, केसी गुप्ता देख रहे हैं, सैयद हुसैन गिलग्रामी देख रहे हैं, या फिर जो केंद्रीय विधान परिषद है, या जो प्रांतीय विधान परिषद है, इनमें जो लोगों को लाया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि नरमपंथी लोगों की यही मांग ही थी। वो क्या चाहते थे कि हम सदन में घुस करके, हाँ, सदन में घुस करके देश की आजादी की बात करें, सदन में घुस करके देश के अधिकार की बात करें। बात समझ रहे हैं? तो अब अगर उनकी तुष्टीकरण नहीं की जाती, तो एक तरफ तो एक्सट्रीमिस्ट तो है ही, कि जिस तरह से एक्सट्रीमिस्ट का क्या कहना था, जो उग्र राष्ट्रवादी थे, वो क्या कहते थे कि जिस तरह से ब्रिटिश ने बंदूक के बल पे हमारे देश में शासन किया है, तो उसकी संख्या है ही कितना, हम भारतीय अगर खड़े हो जाएं तो उसको उसी तरह से हम मार करके भगाएंगे। लेकिन मॉडरेट इसमें समर्थन में नहीं थे। वो चाहते थे कि नहीं, ऐसा करने से भारत को जनहानि होगा, मतलब लोग बहुत मारे जाएंगे, तो हम क्यों ना अंदर घुस करके अमेरिका के तरह इसको कमजोर करें,
अमेरिकी क्रांति, बार बार मैं अमेरिकी क्रांति का नाम लेता हूं, याद रखो वहां पे सीधा सीधा बोला गया था कि आप मेरे से कर किस आधार पे मांगते हैं, आप मुझे कर ले रहे हैं मेरे से, तो प्रतिनिधित्व भी दीजिए। तो नरमपंथी प्रतिनिधित्व की मांग कर रही थी, और इन्हें अगर प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता तो ये भी अगर इनके विरोध हो जाते तो क्या इनको झोला झंटी बांधने का रास्ता निकल जाता है कि नहीं निकल जाता? जी सर। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए एक चाल चल दिया इसने कि एक तरफ नरमपंथी को संतुष्ट कर लो और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दो, और फिर हम क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि सेफ्टी वॉल, हाँ हाँ बोलिए। सेफ्टी वॉल वाला कंसेप्ट भी इसमें थोड़ा सा लागू होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू किया है। हाँ, उसको सेफ्टी वॉल, जो कांग्रेस पे आक्षेप लगता है कि कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल है, ढाल के तरह था ब्रिटिश के लिए, तो उसको आप अपने शब्द में कह सकते हैं, लेकिन आपको उसको जस्टिफाई करना है। ऐसे शब्द को ला करके मत फंसिए इंटरव्यू वगैरह में। बात समझ रहे हैं? क्योंकि सेफ्टी वॉल, कांग्रेस आप सीधा कह देगा कांग्रेस की स्थापना अगर सेफ्टी वॉल की तरह हुई थी तो फिर वो राष्ट्रीय आंदोलन में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों लिया? यस सर। इंटरव्यू फेस करिएगा तब पता चलेगा। आप जैसे मेरे से पूछा था कि सिविल सर्विसेज का मतलब कि सिविल सर्विसेज पर कैसे इसका वो कुछ अपने शब्दों में बताइए सिविल सर्विसेज के विस्तार पे। तो मैंने बोला था कि सिविल सर्विसेज किस दृष्टिकोण से? सिविल सर्विसेज एज अ सोशल वर्क, जहां पे भारत में ब्रिटिश का या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर्स थे, या कहे गोरे कहे, जिसका एक कहना था कि व्हाइट मैन बर्डनशिप थियरी, कि प्रभु ने गोरे लोगों को एक दायित्व दिया है कि आप काले को सभ्य बनाइए। तो चूंकि हम भारतीय काले थे, गोरे सफेद थे अंग्रेज, तो वो हम लोगों को सभ्य बनाने के लिए जो काम किए उसे भी हम सिविल वर्क का मतलब क्या होता है, सिविल सेवा का मतलब क्या होता है, सिविल सेवा का, सिविल सर्विसेज का हिंदी क्या है बताइए मुझे। तो वो भी तो एक तरह से सिविल सर्विसेज हुआ। और दूसरा मैंने बोला था कि सिविल सर्विसेज एज मतलब कि आज के परिदृश्य में जिसे हम लोकसभा या राज्य लोकसभा कह रहा हूं, यूपीएससी और पीसीएस के तौर पे जानते हैं। तो मुस्कुराए, बोला वेरी गुड। बोले कि ठीक है, आज जिसे हम यूपीएससी और पीसीएस के तौर पे जानते हैं उसकी इतिहास के बारे में बताओ। समझ रहे हैं? तो यस सर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर क्वेश्चन पूछता है तो सीधा क्वेश्चन पूछा तो कुछ देर सुनिए, समझिए। आप उसमें कुछ अगर लगता है कि किस उद्देश्य से पूछ रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस उद्देश्य से पूछ रहे हैं। जैसे मैंने पूछा तो आप भी पूछ सकते हैं, और तब बताइए फिर कि सिविल सर्विसेज, एक मैं क्लास ही लूंगा आप लोगों का कि सिविल सर्विसेज की किस तरह से शुरुआत हुई थी, कहां से हम उसको ढूंढेंगे और कहां तक लेकर के आएंगे और भारत के संविधान के आर्टिकल के साथ जोड़ देंगे। अगर कहिएगा तो उसका एक लॉर्ड कॉर्नवालिस से शुरू करना पड़ेगा सर। उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही बना दूंगा, जो आज का पीसीएस और यूपीएससी है, यूपीएससी का, और बाद में जब हम उसी में पीसीएस को भी ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कुछ ज्यादा आज लेक्चर हो गया। कल 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, ये दोनों बड़ा है और इस सबको थोड़ा समझना पड़ता है। बात समझ रहे? लिखवाने के लिए तो मैं तीनों एक साथ लिखवा देता, आज ही लिखवा देता, लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं है। समझा करके लिखवाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है ना? तो क्या? हाँ बोलिए। नहीं, बहुत परेशान हो रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा। चलिए कोई नहीं, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं फिर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड हाँ गुड नाइट।